बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। नाजरीन, ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको तकरीबन 4 हफ़्ते होने वाले हैं। बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या डिप्लोमेसी काम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि उसके गिर्द बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है। क्या हम सीज़ फायर की तरफ जा रहे हैं या हम कोई वाइडर और लॉन्गर कॉन्फ्लिक्ट को देख रहे हैं। अभी तक इस कॉन्फ्लिक्ट ने पूरी के पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। अगर हम एनर्जी मार्केट्स को देखें, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देखें, तो वो अंडर थ्रेट आ गई है। और जो ऑयल सेक्टर या एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो 73-74 का ऑयल क्राइसिस था ये उससे डबल से भी ज़्यादा है। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जॉन हुसैन, तेहरान से ज्वाइन कर रहे हैं, और अमार अली जान जो कि हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। जी जॉन, आपसे स्टार्ट करूँगा। थोड़ा सा हमें कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पे बताएं, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर तो ये कह रहे थे ईरान के कि कोई निगोशिएशंस तो नहीं हो रही, कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू कुछ पैगाम आ रहे हैं और कोई ना कोई बात जो है वो किसी न किसी तरफ मूव कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, काशिफ साहब, मुझे बुलाने के लिए। देखें, इसके अंदर नो डाउट कम्युनिकेशंस के अंदर डिमांड्स जो हैं वो इशू की जा रही हैं दोनों साइड की तरफ से। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से 15 पॉइंट जो है वो ईरान को डिलीवर किए गए पाकिस्तान के थ्रू, और पाकिस्तान को फिर ईरान ने अपने जो शराइत हैं वो दिए अमेरिका को देने के लिए। तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो डिमांड्स एक्सचेंज हो रही हैं उसके अंदर नेसेसरली इसका मतलब ये नहीं है कि नेगोशिएशन भी साथ साथ हो रही है, क्योंकि तासुर ये पैदा हो रहा है कि शायद अमेरिका और ईरान राजी हो गए बैठने के लिए, जबकि अमेरिका के साथ तरफ से ख्वाहिश आई है, लेकिन ईरान अभी भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो डिटर्मिन नहीं हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ मिसट्रस्ट है ईरान के अंदर कि अमेरिका ने अगर 2 दफ़ा पहले हमला कर लिया मुज़ाकरात करते हुए, और इस दफ़ा तो आयतुल्लाह अली खामनाई को भी शहीद कर दिया, तो क्या गारंटी है कि अगर ईरान फॉर एग्जांपल अभी सीज फायर कर ले अमेरिका के साथ, तो क्या गारंटी है कि कल 3-4 महीने बाद अमेरिका फिर से हमला नहीं करेगा। तो लोग कहते हैं कि नहीं, अमेरिका की तो गारंटी हो सकती है लेकिन इसराइल की कोई नहीं है, जबकि मेरी नज़र में आई थिंक इसराइल भी जो है वो कोई अटैक नहीं करेगा अमेरिका की इजाज़त के बगैर। तो इट्स प्राइमरीली द अमेरिकन हु दे आर वरीड अबाउट, हु द ईरानियंस आर वरीड अबाउट। साथ ही साथ अगर आप देखें तो स्टेटमेंट जो इशू किया है उसके साथ साथ ईरान की नज़र में जिस ऑफिशियल ने ये स्टेटमेंट बताया आगे प्रेस टीवी को और जो आगे इशू हुआ है, उसी ऑफिशियल ने कहा है कि ईरान इस वक्त जंग जीत रहा है। अकॉर्डिंग टू द ईरानियंस जंग इस वक्त ईरान जीत रहा है, और ईरान चाहता है कि उसके अपने टर्म्स पे और उसकी अपनी कंडीशंस पे जो है वो जंग खत्म हो। बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो परमानेंटली खत्म करना चाहते हैं। और अमेरिका ऑन दी अदर हैंड डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की बातें इसीलिए कर रहा है कि मतलब पाकिस्तान से टैंकर, पाकिस्तान का झंडा लगा के टैंकर आ गए और फॉर एग्जांपल मुझे आयतुल्ला बना रहे हैं, तो ये बातें इसलिए की जा रही है ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो मार्केट के अंदर, क्योंकि पूरा डॉलर जो है वो एक फियाट के ऊपर चल रहा है, और ऑयल की प्राइसेस जो है वो पूरी इकोनॉमी को, जो इंपीरियलिस्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ इन्होंने अपना डॉलर के थ्रू, उसको जो है वो पूरा क्रिपल कर सकता है ईरान उस सिस्टम को। तो आई थिंक उसको बचाने के लिए अभी जो है ये बातें हो रही हैं। जी जी जॉन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक वक्त था जब दुनिया में मल्टीलैटरलिज्म था, चाहे फसाद ही था उसका, लेकिन उस फसाद में भी कम से कम नेशंस जो थीं वो इन्वॉल्व होती थीं, वो बैठती थी, सबमिट्स होते थे, कोई निगोशिएशंस टेबल पे की जाती थी। आजकल की दुनिया में ट्विटर और एक्स के थ्रू मैसेजेस दिए जाते हैं। ट्रंप जो है वो सुबह मैसेज करते हैं कि जी हम जो है हेल अनलीश कर देंगे ईरान पे, और उसी शाम को वो फिर मैसेज करते हैं कि जी पीस टॉक्स चल पड़ी हैं, अगले इतने दिनों के लिए हम अटैक नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, लेकिन इस अनसर्टेनिटी में भी बहुत से लोग जो हैं वो बहुत से पैसे भी कमाए जा रहे हैं। कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग की भी रिपोर्ट्स मिली हैं जो कि रिपोर्ट हुई हैं वेस्टर्न मीडिया में। तो जो ईरान पे, मैं थोड़ा सा इसके इकोनॉमिक एंगल की तरफ भी आऊँगा। हैरानी की बात यह है कि जो 40 साल की सैंक्शंस थी वो इस कॉन्फ्लिक्ट में ख़त्म कर दी गई हैं। सो ईरान को उससे क्या इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। आई थिंक यहाँ पे अगर आप देखें तो पहली बात तो ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल्ड है, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी और कम हुई है इनफैक्ट। और यहाँ पे जो रियाल है उसकी उसके अंदर हमें अप्रिसिएशन नज़र आई है। तो पहले जो रियाल 170 के करीब, 164 के करीब चल रहा था, अब वो रियाल 146 के करीब जो है वो चल रहा है। और उसके साथ साथ हमें नज़र आता है कि डिमांड एंड सप्लाई के कोई इश्यूज नहीं है, कोई रैशनिंग या स्टॉक पाइलिंग नहीं है। और इसकी वजह दो हैं प्राइमरीली। पहली वजह यह है कि ईरान जो है उसकी डोमेस्टिक रिलायंस अपने ऊपर ज़्यादा है, टूथपिक से लेकर रॉकेट तक हर चीज बेसिकली चाइना से वो अपनी डिमांड्स मीट करवा लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ईरान। इस वक्त जितना तेल अपना बेच रहा है उतना मिलियन बैरल्स पर डे जाता था ईरान का तेल, और या 1.8 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे तक पहुंच गया था। लेकिन अब 2.1 2.2 मिलियन बैरल पर डे ईरान तेल बेच रहा है, और ना सिर्फ
बेच रहा है, बल्कि बेहतर रेट पे बेच रहा है। तो पहले $38 पे बेचता था, अब जो है वो $80 से ऊपर एक प्रीमियम प्राइस ईरान के लिए जो है वो उस पर वो बेच रहा है। तो आई थिंक इकोनॉमिक हालात ईरान के लिए बहुत बहुत आई थिंक अच्छे हैं। इस जंग के अंदर ईरान ने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को, ऑल्दो लॉसेस हुए हैं नो डाउट, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, जो कॉस्ट है वो इम्पोज हुई है, लेकिन आई थिंक वो ऑफसेट हो जाती हैं विद ऑल द बेनिफिट्स दैट ईरान इज गेटिंग। और आई थिंक लॉन्ग टर्म डैमेज जो हुआ है उसको रीबिल्डिंग में आई थिंक उसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि रियाल जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है साथ साथ, और गवर्नमेंट इनफैक्ट सब्सिडीज अभी तक दे रही है लोगों को। तो इकोनॉमिकली यहाँ पे फायदा ज्यादा है, वहां पे नुकसान तो आई थिंक आपको बेहतर पता होगा कि किस तरीके से पर डे कितना एक्सपेंडिचर यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल का आ रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि उनकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ यूजिंग देयर इंटरसेप्टर्स, और उनकी जो अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है उसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा है। तो आई थिंक वो आप बेहतर बता सकते हैं। जी जी, मैं अमार की तरफ आऊँगा। अमार, आपने हिस्ट्री को बड़े करीब से देखा है, आप क्या देख रहे हैं कि एक जो रूल बेस्ड ऑर्डर था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना, एक पिछले पूरे 100-125 साल में 2 आलमी जंगें कर दी वेस्ट ने, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो जो रूल बेस्ड ऑर्डर था, आपके ख्याल से क्या वो पावर बेस्ड ऑर्डर में तब्दील होता नज़र आ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ। पहले तो मैं जॉन हुसैन का शुक्रिया भी अदा करूंगा, ये शहादत दे रहे हैं, ये उधर से पूरा जो एक तेहरान से इन्होंने दूसरे जो ईरानी हैं जो इस वक्त वहाँ पे गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से ईरानी अवाम मज़ाहमत कर रही है। ये हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए इंस्पायर्ड भी हैं। ईरानी अवाम ने सर जिस आपका तरह से थैंक एक मिसाल कायम की है, वो उसकी आपको मिसाल बहुत कम मिलती है, जो कुर्बानियां इस वक्त ईरानी अवाम दे रहे हैं और जिस तरह मुतहद खड़े हुए हैं रूल बेस्ड ऑर्डर का। देखें, इसकी जो बुनियाद थी दूसरी जंग अजीम के बाद, नो डाउट आपने जिस तरह कहा कि फसाद एक जरूर था, लेकिन याद रखें कि 1945 के बाद जो दुनिया पूरी कार्व आउट की गई थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ था नॉर्थ कोरिया के अंदर, जिसे अब हम कहते हैं जी कोरिया, नॉर्थ कोरिया बड़ा अजीब है। पूरा कोरिया के अंदर बमबारी की थी, और बहुत वहशियाना बमबारी की थी अमेरिका ने 1949-50 में। और उस बमबारी की वजह से तकरीबन 30 से 40 लाख लोग हलाक हुए थे। इसी तरह इटली के अंदर इलेक्शन रिग किए गए थे। बहुत कम लोगों को मालूम है कि एक ऑपरेशन ग्लैडियो था, जिसके तहत जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर और पूरे यूरोप के अंदर फाशिस्टों के साथ मिलके हुकूमतें बनाई गई थी, उन फाशिस्टों के साथ जिनके खिलाफ दूसरी जंग अजीम लड़ी गई थी। उन्हीं को लिबरल ऑर्डर के अंदर अकोमोडेट किया गया था। क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन से खतरा था। इसी तरह इसराइल की जो सारी खासियत थी वो यही थी कि पूरी अरब दुनिया के अंदर उन्होंने तमाम जो अरब ममालिक थे वहां पे जो आज़ादी की उमंगें थी, तहरीकें थी, उनको तोड़ने में एक नुमाया किरदार अदा किया था। फिर वियतनाम को नहीं भूलना चाहिए, जहां पे 30 लाख लोगों का कत्लेआम किया था अमेरिका ने। हम निकरागुआ की भी बात कर सकते हैं, हम अफगानिस्तान की बात कर सकते हैं। 92 मुल्कों के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन सीआईए ने करवाया, अमेरिका ने कराया, जिसमें ईरान के अंदर भी बार बार करवाए। तो ये तो रूल बेस्ड ऑर्डर था जब अच्छे दिन जो थे, जिनको अब हम अच्छे दिनों के तौर पे याद रखते हैं क्योंकि अब ट्रंप आ गया। तो ये अच्छे दिन भी, चेहरे बेहतर थे, बात करने का तरीकेकार बेहतर था। ओबामा जो है वो गुड लुकिंग था, अंग्रेजी अच्छी बोलता था। लेकिन ड्रोन हमलों में हमें याद है कि यहाँ पे हमारे स्कूलों में, मदरसों में, शादियों पे, जनाजों पे उसने ड्रोन हमले करवाए। तो जी जी, ये आप सही कह रहे हैं मार, ओवरऑल बल्कि अमेरिका। बुश जो था उससे ज़्यादा अटैक्स करवाए थे ओबामा ने, लेकिन उसकी परसेप्शन दुनिया में ये बनी हुई थी कि वो जो है पीस मेकिंग जो है वो प्रेसिडेंट है। बिल्कुल, तो मैं इसलिए इसको, ट्रंप को कोई बहुत ज्यादा एक्सेप्शन नहीं देखता कि जी कोई बहुत एक लिबरल ऑर्डर था, एक बहुत अच्छा ऑर्डर था। वो लिबरल ऑर्डर ही था ना। जो बाइडेन था जिसके अंडर ये सारा गजा की नस्ल कशी हुई, ये ट्रंप ने तो नहीं करवाई। ये तो उससे पहले जो बाइडेन था, कामला हैरिस भी उसको सपोर्ट कर रही थी। पूरे जो आपके लिबरल्स थे अमेरिकी कांग्रेस के अंदर, उनमें से 5% भी नहीं बोले इसके खिलाफ। कोई इसके खिलाफ कोई सैंक्शंस की बात नहीं हुई। सो ये ही अमेरिकन ऑर्डर था 1945 से। ये एक फाशिस्ट ऑर्डर था, ये एक जंगजू ऑर्डर था। इसकी जो बुनियाद थी वो ये थी कि कोई भी मुल्क सर उठा के ना जी सके। और याद रखें कि ये जमाना 20वीं सदी का जो पोस्ट वॉर जमाना है, ये डीकॉलोनाइजेशन का जमाना था। अफ्रीका के अंदर ममालिक, एशिया के अंदर ममालिक, लातीनी अमेरिका के अंदर ममालिक आजाद हो रहे थे। एक एक करके वहां की अफवाज, वहां के जर्नैल, वहां के बादशाहों को इस्तेमाल किया, जागीरदारों को इस्तेमाल किया, और एक एक जगह पे जहां पे आजादी की लहर दौड़ी थी उसको रिवर्स किया गया। जी लुमुम्बा जी, एक कॉन्गो के में बहुत बड़े लीडर थे,
उनको भी CIA ने कत्ल करवाया। सो आई जस्ट थिंक ये ये पहले ही दफन हो चुका था पोस्ट वॉर ऑर्डर, और ट्रंप जो है वो सिर्फ उसका जनाजा पढ़ रहा है, और लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि एक्सेप्ट ये क्यों कर रहे हैं कि मर चुका है। द इंटरनेशनल ऑर्डर इज डेड, और अगर नया ऑर्डर आएगा उसकी अगर आपने बुनियाद देखनी है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में आपको नजर आएगी। 50 साल तकरीबन हो गए हैं ईरान के ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं। ईरान ने पूरी दुनिया के ऊपर 2 हफ्ते पाबंदी लगाई है तो ये इनकी चीखें निकल गई हैं, जबकि ईरानी अवाम जो है 50 साल से बर्दाश्त करती जी, है। आप ये बिल्कुल फर्क है सही पुराने कह रहे ऑर्डर हैं में कि और यूएस इकॉनमी ने या यूएस की पब्लिक ने कभी इकोनॉमिक क्राइसिस देखा नहीं है, और अगर इनकी सोसाइटी इस किस्म की सैंक्शंस देखेगी तो मेरे ख्याल से सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। मैं जॉन की तरफ आऊँगा। जॉन, एक बहुत ज़्यादा मीडिया में चीज़ आ रही है कि जी खाक आइलैंड जो है उस पे यूएस जो है वो इन्वेजन करने की सोच रहा है। ईरान के अंदर क्या मतलब फीलिंग है इस पे? पहले तो अमार साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया। आई थिंक उन जैसा हिस्टोरियन और उन जैसा स्कॉलर जब बात करता है तो बड़ा क्रेडिबिलिटी आई थिंक रिसीव होती है इन सारे इश्यूज़ के ऊपर। ना सिर्फ खार्क के ऊपर एक्सपेक्टेड है कि संडे हमला हो सकता है, बल्कि कैशम के ऊपर भी जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज ये करती हैं। 3 आइलैंड्स हैं बहरहाल जिनके ऊपर अमेरिका हमला कर सकता है। अगर ऐसा होता है, देखिए इट्स नॉट मतलब इतना सिंपल नहीं है कि अमेरिका आएगा यहाँ पे, क्योंकि उनको कोई ऑफ रैंप नहीं मिल रहा। तो बिल्कुल ये चीज़ वो कर सकते हैं एंड दे विल डू इट। और मतलब यहाँ पे तो एटलीस्ट असेसमेंट्स ये कहती हैं कि जो निगोशिएशंस हो रही हैं उसके आड़ में ही उसके ही अंडर जो है ये आएंगे और हमला करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए काशिफ साहब, जब ऑन ग्राउंड आएंगे तो पहले वियतनाम के अंदर खमेर रोग और वियतकॉन्ग ने इनको जिस तरीके से हराया, और जिस तरीके से 20 साल अफगानिस्तान में भी दोबारा ये जो है नुकसान खा के आए, तो ये आई थिंक ईरान के अंदर सिर्फ आई थिंक इट विल बी सुसाइडल फॉर देम टू कम। और एसी में रहने वाले, बर्गर किंग खाने वाले सोल्जर्स जो जेरल्ड आर फोर्ड की स्टोरेज सिस्टम को चोक कर रहे हैं कि हमें घर भेजो। और इसराइल के कहने पे जोसेफ केंट ने कहा ना कि इसराइल ने जो है वो वॉर्स मैन्युफैक्चर किए हैं, और अभी भी जो है वो इसराइल के कहने पे आया है। और उनकी आवाम को भी पता है, जो उनके टकर कार्लसन, कैंडस ओवन, निक फुएंटेस जो राइट पे हैं, और लेफ्ट पे मैक्स ब्लूमेंथॉल और ये सारे चेंक और ये सारे लोग जो हैं, दे ऑल नो, अमेरिकन को पता है कि इसराइल के कहने पे आ रहे हैं। तो आई थिंक अगर ये आते हैं तो इट विल बी सुसाइड, क्योंकि बहुत बुरी लड़ाई होगी और बहुत खून बहेगा अमेरिकन का। और अमेरिकन बॉडीज अगर अमेरिका जाती हैं तो आई थिंक वहां पे एक बहुत बड़ा खदशा है कि रिजीम चेंज जो ईरान के अंदर नहीं हो सकी, आई थिंक वो रिजीम चेंज अमेरिका के अंदर हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वो बॉइलिंग पॉइंट पे हैं विद आइस प्रोटेस्ट्स, विद मतलब जो भी फलस्तीन के ऊपर जो इशू चल रहा है। तो ये ग्लोबल ऑर्डर हमारे सामने बिल्कुल जिस तरीके से कहा, बिल्कुल सही कहा, ये ग्लोबल ऑर्डर जो बदमाशी पे चल रहा था, और जिस तरीके से कोर प्रेफरी अगर हम देखें, जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लॉइट किया हुआ था पूरे मुल्क को, पूरी पूरी दुनिया को, आज उनके ऊपर आई थिंक खुद उनकी अपनी जो 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 उनका निज़ाम है जो बनाया है कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर, आई थिंक वो जो है वो गिरने वाला है मेरे ख्याल में। जी, और आप सही कह रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि स्पेशली अगर बहुत बड़ी आप स्पेशली अगर आप नेटो को रोल को देखें तो जिस तरह यूरोपियन यूनियन जो है या उनके जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं यूरोप के, नेटो के, वो जितना केयरफुली इस कॉन्फ्लिक्ट में फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, एंड दे आर नॉट स्टैंडिंग विद ट्रंप, ये बड़ा ओपनली मतलब नज़र आ रहा है। मैं अमार के पास आऊँगा। अमार, सो एक कॉन्फ्लिक्ट बना जिसने ग्लोबल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दिया, ग्लोबल साउथ जो है, आप उसका क्या रोल देख रहे हैं अगले आने वाले सालों में? क्योंकि अभी तक रशिया और चाइना ने एक्टिवली जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा तो नहीं बने हैं, लेकिन पसे पर्दा तो यूएस भी जो है वो कोशिश कर रहा है कि जो चाइना के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको चोक किया जाए, और रशिया को तो उन्होंने यूक्रेन में इंगेज किया हुआ है। बिल्कुल। देखिए, जहां तक पहली बात है चीन और रूस की, मेरे ख्याल वो डायरेक्टली उन्हें आना चाहिए, चीन हो चाहे रूस हो कोई और मुल्क हो, डायरेक्टली इस जंग में कूद पड़े। ईरान जो लड़ाई लड़ रहा है वो एक नेशनल डिफेंस की लड़ाई है, वो खुददार मुल्क है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और मुल्कों को लड़ाई जो बुनियादी तौर पे अपनी लड़ाई अब खुद ही लड़नी होती है। जो एलाइज होते हैं वो पस पर्दा ही सपोर्ट करते हैं, और उसके अंदर आपको मालूम है, जिसका अगर आप पस मंजर देखें इस सारी लड़ाई का, तो उसके अंदर एक मामला है कि जो आपने मिडल ईस्ट बनाया था, क्योंकि मिडल ईस्ट नहीं था, ये बनाया गया था, ये अंग्रेजों ने बनाया, ये फिर अमेरिका ने बनाया, फिर इसके अंदर इजराइल ने इसको रीशेप किया। ये पूरा जो मॉडर्न मिडल ईस्ट की पूरी ज्योग्राफी है, इसका जो पॉलिटिकल एक एसेंस है,
वो हमारी अपनी है ही नहीं, ना वेस्ट एशिया की, ना मिडल ईस्ट जी की, जी, वो सारी बल्कि जो है जस्ट टू ऐड वो अमार हियर कि ये जो लफ्ज़ मिडल ईस्ट है ये भी कॉलोनियल लैंग्वेज का हिस्सा है, ये उनका क्योंकि लफ्ज है, हमारे ये लिए तो मिडल वेस्ट ईस्ट नहीं है। की तरफ से देखते थे तो वो कहते थे ये मिडिल में आ रही ईस्ट, तो उन्होंने ये कॉलोनियल लैंग्वेज तक का सहारा लिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे लिए तो ये ज्योग्राफी मीनिंगलेस है, ये जो जिस तरह इन्होंने मुल्क भी बनाए हैं वो एक बेमानी सी चीज है। कि जी मैं जॉन के पास आऊँगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक न्यूज़, एक ख़बर लीक की है कि एमबीएस जो है वो अभी भी पुश कर रहा है यूएस को कि ये अटैक जारी रखें। ईरान में क्या फीलिंग है इस पे, ईरानियन जो लीडरशिप है? काशिफ साहब, एब्सोल्युटली आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जितनी भी अरब ममालिक हैं, इनकी जो कैलिफेट्स जो इन्होंने बनाई हुई, बादशाहतें जो बनाई हुई हैं, ये कैलिफेट तो नहीं कहूँगा, ये जो बादशाहतें बनाई हुई हैं मोनार्कीज़ हैं इन्होंने, ये तो ये जी। आई थिंक या मोनार्कीज जितनी भी हैं, ये जो बनाई हुई हैं, ये यूएस की खींची हुई लकीरें, और उसके बाद जो ख़ानदान जिसको पसंद करते हैं यूएस, आई थिंक उसको उसको प्रेफरेंस लेके ले आते हैं। और अंदरूनी जंग भी इनकी सबको वाजे है कि पहले मोहम्मद बिन सलमान से पहले क्या हुआ और किस तरीके से वो खुद भी पावर में आए। तो आई थिंक पॉलिटिकल रियलिटीज़ अटैच्ड हैं यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्ट के साथ, क्योंकि रियलाइजेशन ये है कि जिस दिन यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट गए ये अरब ममालिक, तो उस दिन यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इनको आई थिंक आउस्ट करवा सकता है, इन खानदानों को जो बैठे हुए, और रिप्लेस कर सकता है उनके कजन्स के साथ या किसी और के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने जो इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और अपने असला नहीं बनाया, अपनी खुद की रिसोर्सेज नहीं बनाई, तो इस वजह से उनकी जो डिपेंडेंसी है वो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और वो भले गलत साबित हो रही है। अब उनको उनको नज़र आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन वो साथ ही साथ फंस गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करके, क्योंकि अब उनके जो सिस्टम्स हैं, लोकल सिस्टम्स हैं, वो भी डिपेंडेंट हो गए यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर। तो ईरान को यही तासुर है इस चीज़ से, यही लगता है कि, और देखिए पहले से मैं दिखाता हुआ आ रहा हूँ, सैटेलाइट इमेजरी भी मैंने दिखाई है कि ये जो अरब ममालिक हैं वो डायरेक्टली, अभी सेंटकॉम की आप पोस्ट उठा के नहीं देख लें, वो भी दिखा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के बेसिस से जो है उनके जहाज उड़ रहे हैं। तो स्ट्रैटो टैंकर्स, रिफ्यूलर्स ही नहीं बल्कि स्ट्राइक ग्रुप्स F-18s, F-16, F-35s भी इन्हीं जो ममालिक है उनके अंदर बेस्ड हैं। तो ईरान के अंदर यही तासुर है कि या तो इनको अमेरिका को खुद निकालना पड़ेगा, या तो इनको जो है वो अरब ममालिक को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ये एक्सपेक्ट करता है कि अभी भी टाइम है, वो समझ जाएं और अमेरिका को सपोर्ट ना करें। कतर के ऊपर देंगे हमले बंद हो गए, क्योंकि कतर ने कहा था कि हम नहीं करेंगे, और अब नहीं कर रहा कतर, तो कतर के ऊपर हमले बंद हो गए हैं। और आई थिंक दूसरे मुल्कों के अंदर जॉन, भी लेकिन देखें वो बात तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी की पूरी गल्फ में बहुत सी जो गल्फ़ कंट्री की इन्वेस्टमेंट्स है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, वो यूएस में है। और ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट का मसला नहीं है, बल्कि ये पेट्रो डॉलर के सर्वाइवल का मसला है। मतलब ईरान ने एक जो ट्रम्प कार्ड खेला, जिसमें ईरान ने कहा कि अगर आप यौन में डील लें हमसे ऑयल, तो हम जो है वो शिप्स को जाने देंगे। मेरा ख्याल है स्ट्रेटजिकली ये वाकई बहुत ज़बरदस्त मूव था, क्योंकि जो पेट्रो डॉलर की बुनियाद हेनरी किसिंजर ने 1974 में डाली थी, और वो डाली भी उस वक्त थी जब गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया था। तो डॉलर को एक एंकर तो चाहिए था जो पहले गोल्ड ने दिया हुआ था, और वो बाद में ब्लैक गोल्ड के साथ उनको मिला, और उसके बदले ऑफ कोर्स उन्होंने कहा कि हम आपकी मुनाकिस को बचाएंगे। तो आपके ख्याल से ये कुछ सिग्निफिकेंट डेंट डाल पाया है अभी तक? मतलब कोई कंट्रीज़ जो हैं वो वाकई इसमें दे आर रेडी कि वो यौन में डील करना शुरू कर दें? बहुत अच्छी बात की काशिफ साहब आपने, और ये मुझे लग रहा है कि ये जो डी डॉलराइजेशन कैंपेन जो चला रहा है ईरान चाइना के साथ, आई थिंक इसके अंदर अभी जो असली चीज़ है वो कुछ चीज़ें आई थिंक इन्वॉल्व नहीं हुई हैं। चाइना का फॉर एग्जांपल 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स का जो रिजर्व है यूएस डॉलर की करेंसी का, वो अगर इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डैमेज इसको कर सकता है, क्योंकि मनी सप्लाई, आप इकोनॉमिस्ट, आपको पता है एक्सचेंज वैल्यू और स्टोरेज वैल्यू दोनों के ऊपर, एज अ स्टोरेज डॉलर को एज अ स्टोरेज भी आई थिंक कॉन्फिडेंस उसके ऊपर कम हो रहा है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अंदर भी अब जो है वो डायरेक्टली, जब युआन के ऊपर बात हो रही है कि युआन में ऑयल ट्रेड होगा, तो उसके ऊपर भी डायरेक्टली जो है वो हार्म पड़ रहा है। तो आई थिंक अब एक मुल्क तो इराक तो टूट चुका है, और एक ममालिक, मुझे लग रहा है एक अरब मुल्क जो है वो एक और जो है वो आने वाला है अमेरिका के खिलाफ इस चीज़ के अंदर, और खुला जो है अपोजिशन होने वाली है। और मजबूर है इस वक्त अमेरिका, क्योंकि देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि आई हैव अलाउड ईरान टू सेल इट्स ऑयल। नो, यू हैव नॉट अलाउड ईरान टू सेल इट्स ऑयल। आप जो है वो आपको मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ रहा है इस बात को। और चाइना और ईरान इस वक्त बड़ी आसानी से, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करते हैं, तो बड़ी आसानी से युआन में पेमेंट्स ले रहे हैं। इस वक्त भी युआन में पेमेंट्स की जा रही हैं जिन जिन कंट्रीज के साथ ईरान को लगता है कि करनी चाहिए। सो 3 टियर्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला टियर उन कंट्रीज का जो डायरेक्टली अमेरिका के अटैक में, अमेरिका की अपनी कश्तियां और इसराइल की
कश्तियां और अमेरिका के जो एलाइज हैं जो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं उनकी कश्तियां, जिनको बिल्कुल भी इजाजत नहीं मिल रही आगे जाने की। दूसरे टियर के अंदर वो कंट्रीज हैं जो फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज हैं या जो वो एलाइज कंट्रीज हैं जो नहीं आ रही यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और उनसे जो है वो चार्ज किया जा रहा है। तीसरे टियर में वो कंट्रीज हैं जिनसे बिल्कुल भी चार्जेस नहीं लिए जा रहे, जिनको फ्री जो है वो मूवमेंट अलाउ की हुई है, फॉर एग्जांपल चाइना, पाकिस्तान, रशिया और ये ममालिक। तो आई थिंक अभी डेंट सिर्फ आएगा नहीं, आई थिंक अभी से आना शुरू हो गया, और इसकी इख्तिताम उस बात पे होगी जब अमेरिका शिकस्त खाएगा इस जंग में। अमेरिका डर इसलिए रहा है शिकस्त खाने में क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन अमेरिका ये जंग हार गया, उस दिन जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी और उसकी सिक्योरिटी जो डॉलर को ऊपर रखी हुई है वो बहुत तेजी से जो है वो खत्म हो जाएगी, और उसके बाद जी एक जॉन, मैसिव इकोनॉमिक यूएस जो है वो एक फॉलिंग एम्पायर है और वो पेट्रो डॉलर और अपनी करेंसी की जंग लड़ रहा है। मैं अमार के पास आऊँगा। अमार, आपके ख्याल से ये कितना मुश्किल होगा गल्फ स्टेट्स के लिए अमेरिका को खैरबाद कहना? डू यू थिंक कि उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो उसको खैरबाद कह सके, और क्या अमेरिका इसके लिए तैयार होगा? देखिए, जहां तक एक नई पॉलिटिकल रियलिटी है, क्योंकि ये एक पुरानी पॉलिटिकल रियलिटी की क्रिएशन है गल्फ स्टेट्स। वो पॉलिटिकल रियलिटी जिस तरह अभी जॉन ने भी बताया, आपने भी जिक्र किया, वो एक पोस्ट वॉर ऑर्डर था, फिर 73 का क्राइसिस, उसके बाद पेट्रो डॉलर, उसके अंदर ये सारी जो मोनार्कीज हैं ये सोलिडिफाई भी हुई, और ये छोटे छोटे यानी शहर हैं, दुबई, अबू धाबी, शारजा, इनके अंदर ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे उन्होंने बिठा दिया, कुवैत भी बना दिया, और इनको बेसिकली एक तरह से आप कह लो अपनी कॉलोनीज के तौर पे इन्होंने चलाया। ये उनके फौजी अड्डे भी थे, ये उनके लिए पेट्रो डॉलर का भी एक तरह सहूलत फराहम कर रहे थे। वो एक दुनिया थी जिसमें अमेरिकन एम्पायर जो है वो असेंडेंट था, वो ताकतवर था, वो ऊपर जा रहा था। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात की कि ये एक जवाल पजीर साम्राज्य है, यह उस तरह का इस्तेमाल नहीं। देखिए 45 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अमेरिका की इतनी फाइनेंशियल पावर थी कि उन्होंने मार्शल प्लान देके पूरे यूरोप को खड़ा कर दिया, पूरे यूरोप की इकोनॉमी खड़ी कर दी। इसी तरह जापान के अंदर, जापान को तबाह किया खुद पहले, उसके बाद जापान की इकोनॉमी खड़ी कर दी। ये फाइनेंशियल पावर थी। आज का जो अमेरिका है वो इराक गया, अफगानिस्तान गया, यमन गया, लिबिया गया, सीरिया गया, जहां जहां गया तबाही लेकर आया, लेकिन डेवलपमेंट नहीं कर सका। डिस्ट्रक्शन विदाउट रिकंस्ट्रक्शन, ये निशानी है जवाल पजीर होने की। हमारे साथ भी देखिए, हम अलाइंड है अमेरिका के साथ, हमारी तारीफें ट्रम्प किए जाता है, लेकिन अभी तक से ना कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई है, ना कोई हमें कोई रिलीफ मिला है। उसकी वजह क्या है कि अमेरिका रिलीफ दे ही नहीं सकता। सो जो मारूजी हालात हैं वो इस तरफ जा रहे हैं कि चाहे गल्फ स्टेट्स हो, चाहे कोई हम पाकिस्तान हो, कोई और मुल्क हो, उसके लिए रैशनल चॉइस ये बनती है कि वो अब मूव करे और एक नई दुनिया का साथ दे, जो कि ग्लोबल साउथ की दुनिया है। देखिए, रशिया ने यूक्रेन को शिकस्त दे दी है एक लिहाज से, जो पूरा नेटो का प्लान था। चीन जो है उसने भी अपने आप को मजबूत कर लिया है, और जो ईरान, जिसका ख्याल इनके जहनों में ये था वॉशिंगटन में कि 3-4 दिन की गेम है ये सारी, अभी महीना होने को है, और अभी तक से सिर्फ अमेरिका पे ईरान ने पाबंदियां लगा दी और अमेरिका ने ईरान से पाबंदियां हटा दी है। ये इस वक्त जंग की मौजूदा हालत है। व्हाट दैट शोज इज कि दुनिया तब्दील हो गई है, अमेरिका की जो पावर है कम हो रही है। ट्रंप जो है नाराज हो रहा है अपने एलाय से, नेटो के ममालिक से नाराज हो रहा है कि आप क्यों नहीं मदद के लिए आ रहे। वो आज भी मार्को रूबियो कह रहा था कि जी बाकी मुल्क क्यों नहीं आ रहे, और जिन ममालिक का उन्होंने नाम लिया उनमें से एक चीन भी है। यानी ये उनकी प्लानिंग है कि चीन अपने इत्तेहादी के खिलाफ अमेरिका की जंग में कूद पड़े। सो इसका मतलब है कि वो नहीं लड़ पा रहे, और इकोनॉमी भी उनकी नीचे जा रही है। और जिस तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग की आपने बात की पहले, ये भी वाजे है कि करप्शन इतनी बढ़ चुकी है अमेरिकी निजाम के अंदर, उनके इलेक्शंस के अंदर, उनकी स्टॉक मार्केट्स के अंदर, उनकी इंडस्ट्री के अंदर, कि वहां पे भी जवाल है। इसका मतलब ये है कि गल्फ स्टेट्स के लिए भी रैशनल चॉइस ये है कि वो अपना किबला दुरुस्त करें, वो जो तारीख की सिमत है उसके साथ अपने आप को हम आहंग करें। ईरान के साथ उन्हें हमेशा रहना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ रहना पड़ेगा, ओमान के साथ रहना पड़ेगा, फिलिस्तीनियों के साथ रहना पड़ेगा। अमेरिका जो है वो इतनी दूर से आके जो बैठा हुआ है उसने चले जाना है, तो आप इस खित्ते के साथ अपने आप को जोड़ें। लेकिन ये जो चंद खानदान हैं, वो पूरी मुस्लिम दुनिया की जो बदकिस्मती है कि चंद खानदान, उनके जो जाती एक मफादात है वो जुड़े हुए हैं वॉशिंगटन के साथ। अदरवाइज
कोई जियो स्ट्रेटेजिक या नेशनल सिक्योरिटी या इकोनॉमी के हवाले से अब सेंस नहीं बनती कि आप उस मुल्क के साथ जाओ जो ना सिर्फ माशी तौर पे जवाल पजीर है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के एतबार से भी उसने आपके मुल्क पे हमले करवा दिए। ईरान ने भी हमले किए, कुछ नहीं कर सका अमेरिका। इजराइल ने भी कतर पे हमला किया और अमेरिका कुछ नहीं कर जी, सका। वो तो ये एक आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकता, आई ओपनर उनसे था जान छूट। पूरी जीसीसी के लिए, और इसीलिए सऊदीया जो है वो भाग के पाकिस्तान के पास आया था, उसी रियलिटी जिसको आप बयान कर रहे थे। मैं जॉन के पास आऊँगा। जॉन, करंटली जो ईल है उसका जो रोल है वो आपके ख्याल से क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट में? देखिए, इजराइल एज अ प्रॉक्सी यूनाइटेड स्टेट्स की काम कर रहा था पहले, और आई थिंक अब तो प्रॉक्सी से ज़्यादा बढ़ के अब वो अमेरिका के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको कैप्चर करके अभी इस वक्त जो उसका जो रोल है वो यही है कि किसी तरीके से जो ग्रेटर इजराइल प्लान है वो अमेरिका के फौजियों को हलाक करवा के यहाँ पे पूरा किया जाए। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी आई थिंक इसके अंदर हो सकता है कि वो मस्जिद अल अक्सा पे अल्लाह ना करे, लेकिन कर तो सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरे ख्याल में अभी इजराइल जो प्लान कर रहा है वो ये कर रहा है कि अपनी आखिरी कोशिशें जितना वो कर सकता है उतना वो करे, क्योंकि देखिए इसराइल के लिए भी ये आखिरी जंग कंसिडर की जा रही है, और ईरान की नज़र में भी यहाँ पे जो सेंटिमेंट है, ईरानी लोग भी इसको एज द लास्ट वॉर देख रहे हैं। तो मुझे तो काशिफ साहब बहुत ज़्यादा बमबारी नज़र आ रही है, आगे अल्लाह ना करे, बट आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो बमबारी होगी, कारपेट बॉम्बिंग भी होगी, और यहाँ पे किसी भी कोशिश से क्रिपल करने के लिए, लेकिन ऑलरेडी डीमोरलाइज करने के लिए, मैस पैनिक फैलाने के लिए रैलियों के अंदर बम गिराना, कारपेट बॉम्बिंग करना, स्कूलों के ऊपर जो है वो बम गिराना, पुलिस स्टेशंस जो स्टेट ऑफ नेचर में दोबारा धकेलने के लिए जो इदारे खड़े में माशरे के अंदर, जो जंगल में ना फेंके माशरे को, उन इदारों के ऊपर, पुलिस स्टेशन के ऊपर, चेक पॉइंट्स के ऊपर, शेल्टर्स के ऊपर इनफैक्ट, और एम्बुलेंसेज के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, टेलीकम्युनिकेशन सेंटर्स के ऊपर हमले करना। तो देखिए इसराइल का रोल इस वक्त सिर्फ ये है कि या तो ईरान के अंदर रिजीम चेंज जो वो कर नहीं सके, या तो वो कर दें अभी भी, या अगर अब वो कर नहीं सकते तो अब बैल्कनाइज कर दें ईरान को। और बैल्कनाइज भी क्यों नहीं कर पा रहे, तोड़ नहीं पा रहे इसको खित्तों के अंदर, तो अब वो चाह रहे हैं कि इसके अंदर एनार्की या लाकानूनियत जो है ईरान के अंदर किसी तरीके से फैल जाए, ताकि वो जो ग्रेटर इजराइल का प्लान है, और जो मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा, नेतन्याहू ने खुद मसीहा की बात की है इस जंग के अंदर, जी और जी, इस पे तो पूरी बिब्लिकल प्रोफेसी को वो यूज करते हैं। तो ये जो है वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये ग्रेटर इजराइल का प्लान जो है ना वो फाइनली अचीव कर पाएं, एंड आई थिंक यही उनका मकसद है। जी जी, हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक और हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट पे और रोल ऑफ इज़राइल के मिडल ईस्ट में। नाजरीन, मिडल ईस्ट में इज़राइल ने हमेशा एक बारबेरियन होने का सबूत दिया है। वॉर क्राइम्स में इन लोगों ने पीएचडी की हुई है, चाहे वो गज़ा हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, और अब ईरान में भी यही हालात हैं। मैं अमार अली जान से पूछूंगा, अमार, ये कौन सी इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है जो कि यूएस की जितनी भी लीडरशिप है, चाहे आप कांग्रेस को देख लें, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को देख लें, और प्रेसिडेंट्स तो वैसे ही इनकी पॉकेट में होते हैं, और ये एरियल शेरॉन भी कहता था और नेतन्याहू भी कहता था। सो आपके ख्याल से क्या ये किसी तरह से हैंडल होगा या नहीं होगा? देखिए, ये लॉबी वाली थ्योरी बिल्कुल मौजूद है। मेयर शाइमर का इसके ऊपर काम है, पूरी किताब है द इजरायली लॉबी, और वो बड़े मुनज़्ज़म हैं, वो पुश करते हैं। एपैक आपने नाम सुना होगा। वो बहुत एक्टिव हैं इलेक्शंस के अंदर। अमेरिकी इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा करप्शन होती है। हम रोते हैं हमारे इलेक्शंस में करप्शन होती है, पैसा लगता है, वोट खरीदे जाते हैं। वहाँ पे इलेक्शन लड़ने का अजाब यह है कि आपको अरबों रुपए यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, और वो बड़ी बड़े जो लॉबीज होती हैं वो पैसा लगा सकती हैं। उनमें से एक एपैक है जो कि प्रो इजराइल लॉबी है। उनकी शर्त होती है कि कोई भी शख्स जो है, अगर उसने इलेक्शन लड़ना है तो फिर उसको सपोर्ट करना पड़ेगा इजराइल को, या इजराइल के ऊपर नरम एक रवैया रखना पड़ेगा। यही वजह है कि वहां की जो लेफ्ट भी है, यानी जो मेन स्ट्रीम लेफ्ट है, इसमें बर्नी सैंडर्स हैं, जिसमें एओसी हैं, अभी आजकल हम ममदानी साहब को भी देख रहे हैं, वो बाकी चीजों पे बहुत इनकलाबी हैं, इजराइल पे आके वो कमजोर हो जाते हैं। ममदानी पहले बहुत बेहतर थे उस पे, इलेक्शन से पहले इजराइल के इशू पे, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया है कि जो अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उसमें शायद जो एओसी अलेक्जेंड्रिया कॉर्टेज इलेक्शन लड़ेंगी सदारती,
तो उनके जो स्पोक्स पर्सन होंगे नेशनल वो ममदानी होंगे, तो फिर इजराइल पे उनको हाथ जो है थोड़ा हौला रखना पड़ेगा। वजह क्या, आपको पैसा चाहिए इलेक्शन के जी, अंदर। वैसे भी तो एक न्यूयॉर्क तो इसकी स्टेट ये जो है वो तो करप्शन वाला मामला, जी एक तो ये करप्शन वाला मामला है ही है, लेकिन उससे ज्यादा अगर जॉन की बात पे वापस आए, लॉन्ग टर्म में पैसा सऊदी भी लगा सकते हैं, पैसा और भी कई ममालिक लगा सकते हैं। जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इजराइल सर्व करता है वो और कोई मुल्क नहीं करता। देखिए, इजराइल ने पूरी जो अरब रेजिस्टेंस थी, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट थी, उसमें जमाल अब्दुल नासिर हो गए, उसमें शाम में हो गए हुकूमतें, उसमें पूरा खित्ता आप देख लें, उसको तबाह करने में जो कलीदी किरदार अदा किया वो इजराइल ने किया। एक तरह से उसने सब्सिडाइज की अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी, पूरा स्मैश कर दिया उसने अरब नेशनलिज्म को। यही उसने पिछले 30 सालों में, कभी वो हमास के साथ ये कर रहे हैं, कभी हिजबुल्लाह के साथ कर रहे हैं, अमेरिका को ग्राउंड पे उतरना नहीं पड़ा। वरना अगर ये तहरीकें, अगर ये स्टेट्स, ये तहरीकें, मिस्र जो है उसको तबाह ना किया जाता, शाम को तबाह ना किया जाता, दीगर जो सारे अरब ममालिक है उन्हें तबाह ना किया जाता, तो एक याद रखें, एक जमाने में नासरिज्म जो है वो सऊदी से ज्यादा पॉपुलर थी। यानी जो एंटी इजराइल सेंटिमेंट था, उस अरब दुनिया की लीडरशिप कायरो में थी, वो जी जी रियाद में नहीं थी। वो इजराइल ने ऐसी शिकस्त दी मिस्र को कि उसकी ओके वजह से सारे मामला जो हैं जी वो चेंज हो अमार गए। एक मैं फिर एक सेकेंड, और आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। हम जनरल मुस्तफ़ा ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम। जी जी कैसे हैं जनरल साहब? अच्छा जनरल साहब, हम यूएस और ईरान कॉन्फ्लिक्ट पे बात कर रहे हैं, और तो आपसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना है वो ये है कि जो ईरान ने एक स्ट्रैटेजी ड्रोन की रशिया से सीखी, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह एग्जॉस्ट किया है इज़राइल और अमेरिकन डिफेंस सिस्टम को, आपके ख्याल से ये कितनी इफ़ेक्टिव रही है स्ट्रैटेजी, और फ्यूचर में क्या ये स्ट्रैटेजी काम आएगी? देखिए, जंग का नक्शा ही तब्दील होकर रह गया पिछले 1-1.5 माह के बाद अंदर। और इसमें आप देखिए कि माइटी जो बेसिस बनाई हुई थी अमेरिका ने सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, बहरीन में, यूएई में, जॉर्डन में, वो सब नाकाम होकर रह गई। ये मेन जिसको प्रोटेक्ट करना था इजराइल, जिसको ऊपर आयरन डोम अपना ये लगा हुआ था, 3 वे डिफेंस था उनका, एयर डिफेंस, मिसाइल से, वो सब तबाह होकर रह गया। वो सब कुछ पेनिट्रेट हो गया, तो जंग का नक्शा ही बदल गया है। अब जो फ्यूचर की जंगें हैं वो और तरह की होंगी। ईरान ये जब कुछ कर रहा है, ईरान ने बड़े समझदारी से, बड़े मंसूबे के तहत काम किया। उनका मैं अगली बात सुन रहा था उनके एक स्पीकर की, उन्होंने कहा जी हम पिछले 40 साल से तैयार कर रहे थे, और इसके लिए तो हम पिछले 20 साल से असिमेट्रिक वॉरफेयर सिस्टम को हम तैयारी कर रहे थे, उसके चाहे वो लैंड ऑन ग्राउंड हो या चाहे वो और किसी शहर में हो। उनको पिछले दफा जब उनको इजराइल ने हमला किया था, तो उनको ये सारा कुछ पता चल गया था कि कैसे ये सब कुछ काम कर रहा है उनका। तो उन्होंने फिर उसके मुताबिक उन्होंने चोक कर दिया उनके सारे जो सिस्टम थे, उनके जो सो कॉल्ड एंटी मिसाइल सिस्टम लगाया हुआ था, उन्होंने सबको चोक कर दिया। कॉन्सिक्वेंटली जो अमेरिका के जो इतने कॉस्टली रडार सिस्टम लगे हुए थे, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे हुए थे, वो बाकी जो अरब मुल्कों में थे सब फेल हो गए, और बाकायदा ईरान कामयाब हो गया आयरन डोम को भी पेनिट्रेट करने में। अब तो ये जो जंग का नक्शा है तब्दील होकर रह गया है। आइंदा की जंगें बहुत मुख्तलिफ होंगी। जी जी जैन साहब, आप सही कह रहे हैं, और बड़ी हैरानी इस चीज़ पे हुई कि जब इज़राइल ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया और वो ये कह रहा था कि ईरान इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करता। मतलब इससे ज़्यादा मज़ाइका ख़ेज़ बात क्या हो सकती है कि जी ईरान क्लस्टर बॉम्ब्स यूज़ कर रहा है। हालांकि इस चीज़ के एविडेंस मिले हैं कि गज़ा में उन्होंने जितने भी प्रोहिबिटेड वेपन्स थे उनको वहाँ पे यूज़ किया अगेंस्ट सिविलियन पॉपुलेशन, और यूएस जो है वो उसको प्रोटेक्ट। सो जनरल साहब, आपने जो भी ये कहा कि फ्यूचर वॉर जो है वो चेंज होने वाली है, तो ये हाई टेक वर्सेस बहुत कन्वेंशनल किस्म के लो कॉस्ट वेपन्स जो हैं, मतलब उन्होंने जो कैरियर जो थे, जो बहुत बड़ा गुरूर था सुपर पावर का, उन तक को चैलेंज किया है। तो आपके ख्याल से ये पूरी वॉर गेम ही चेंज होने वाली है आने वाले दिनों में? जी जी, अब तो मतलब आप देखिए ना, इतनी माइटीएस्ट एंड द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी जो थी अमेरिका की और
इसराइल की, वो सब नाकाम आपको नजर आ रही है इसमें। और नाकाम कैसे हुए हैं? नाकाम एक खास सोच के तहत हुए, नहीं जज्बे के साथ। देखिए हथियार टेक्नोलॉजी इंडिया के पास भी थी, लेकिन पाकिस्तान ने उनको छूट चटा दी। अब सारा कुछ इनके पास है, इसराइल के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, लेकिन उनका जज्बा था। फिर उनको जो टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करने का सही तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया। तो कंबाइंड जो थे दोनों चीज़ों ने अभी दुनिया की सारी आने वाली जंगें इससे मुख्तलिफ होंगी, बहुत मुख्तलिफ होंगी। जी जनरल साहब, आप जो बात कर रहे थे इस पे, तो ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट ने भी, जो बहुत एरोगेंट है, एक्सेप्ट किया है कि दे आर फाइटिंग अ वेरी इंटेलिजेंट एनिमी। सो जॉन, आपके पास आऊँगा। एसिमेट्रिक वॉर थी और जिस तरह डिसेंट्रलाइज्ड किस्म की अप्रोच ईरानियंस ने ली है, और जो ऑफ कोर्स इन्होंने इराक वॉर से सीखा और बाद में सीखा, इट्स वर्किंग। सवाल ये है कि ये कब तक सस्टेन हो सकता है? काशिफ साहब, मेरे ख्याल में देखें, जो मोज़ेक फॉर्मेशन की जो बात होती है ना कि किस तरीके से ये चल रहे हैं, उसके अंदर एक बड़ी एक रियलिटी है ईरानी इनकलाब की। और इनके पास जो फिलोसॉफिकल टूल्स हैं जो लोगों के पास, अब देखिए जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है ना, आप सॉरी इस पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। जी प्लीज़ इनको जो प्लीज़। ट्रेनिंग दी जाती है उसमें उसमें जो ना सिर्फ ग्रीक हेलेनिस्टिक फिलोसफी, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ना मतलब वो स्कॉलर्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं, बल्कि दुनिया के तमाम सिस्टम्स के अंदर इनको पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल कम्युनिज्म में मतलब बेसिक चीज़ें तो दास कैपिटल और ये जो मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, और जो दूसरी चीज़ें वो भी लेनिन स्टालिन की, उनकी भी वेरिएशंस पढ़ाई जाती हैं। लिबरलिज्म के अंदर लॉक, रूसो, कांट, बेंथम, मिल, यूटिलिटेरियनिज्म और ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। रियलिज्म के अंदर इनको दूसरी चीज़ें जो हॉब्स है, मैकियावेली है, जितनी भी चीज़ें बेसिक बेसिक फ़लसफ़े हर चीज़ के पढ़ाए जाते हैं इनको। और इनको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना सिर्फ वेस्ट के बल्कि ईस्ट के, बल्कि अपने जो इस्लामिक फिलॉसफी है उसके साथ एक बड़ा इन डेप्थ कंपैरिजन करवाया जाता है और आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा मंतक के साथ और लॉजिक के साथ। तो ये जो कमांडर्स काम कर रहे हैं ना फील्ड पे काशिफ साहब, और ये जो लोग काम कर रहे हैं, जो सोल्जर्स काम कर रहे हैं मोज़ेक फॉर्मेशन में, दीज आर नॉट पीपल। ये वो लोग नहीं है जिनके ऊपर जैसे घोड़े के ऊपर लगा देते हैं ना, ब्लाइंड लगा देते हैं कि आपने कहीं और देखना नहीं है। दीज आर पीपल हु हैव बीन ट्रेन्ड टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। और ये इस वजह से मुझे लगता है कि अपनी अपनी रिसोर्सेज रखते हुए हर ब्रिगेड, जो 31 प्रोविंसेस हैं, हर डिपार्टमेंट और हर जो है कमांडर, आई थिंक बहुत इफेक्टिवली अपनी पूरी फौज को जो है वो लेके चल सकता है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल बेसिस इनकी इतनी स्ट्रांग है दैट आपने देखा कि 10 दिन जब सुप्रीम लीडर को नहीं था ईरान का, तो ना कोई कू हुआ, ना कोई प्रोटेस्ट हुआ, ना कोई मॉडरेट बंदे को लेके आया गया। तो ऑब्जेक्टिव कैपेबिलिटीज और मटेरियल कैपेबिलिटीज को भी अगर हम लोग मद्देनजर रखें कि मिसाइल्स कितनी है और स्टॉकपाइल कितना है, वो चीज़ें तो आई थिंक वो चीज़ें तो नजर आ रहा है। अभी रॉयटर्स की भी रिपोर्ट आई है कि अकॉर्डिंग टू यूएस इंटेलिजेंस दमसेल्व्स सिर्फ 33% इनकी मिसाइलें जो है उनको इम्पैक्ट हुआ है। बाकी नोन है ये, बाकी तो दो जो अननोन है कैपेबिलिटी, वो तो किसी को पता ही नहीं है। तो आई थिंक कैपेबिलिटी इसको ले जाने की उतनी तो है जितना अरब ममालिक का बर्दाश्त और यूएस का बर्दाश्त और इजराइल का बर्दाश्त नहीं है इस जंग को बेयर करने का। तो आई थिंक इस कंपैरिजन में ईरान जो है इसको बहुत आगे लेके जा सकता है, क्योंकि एक्सट्रीम रेजिलियंस है, रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी की एक्सट्रीम रेजिलियंस है इनके लिए। ये एक एंटी कॉलोनियल, एंटी इंपीरियल प्रोजेक्ट है जो जिसमें ये इजराइल को जो है आखिरी जंग कर रहे हैं खत्म करने के लिए। तो आई थिंक स्पिरिट्स भी बहुत हाई हैं। आई थिंक अभी जो है वो आगे जी मैं इसको और चलेगी। जी मैं अमार के पास आऊँगा। अमार, ये जो ईरान की रेजिस्टेंस है और जो नैरेटिव इन्होंने बिल्ड किया है पूरे एक महीने में, डू यू थिंक कि ये ग्लोबल साउथ में जो एंटी वेस्ट सेंटिमेंट है उसको बढ़ाएगा और एक ऑल्टरनेट ऑर्डर की तरफ हम जा सकते हैं? काशिफ साहब, मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ। मैं रिसेंटली वेनेजुएला में था और वेनेजुएला में आपको मालूम है एक ये इंसिडेंट हुआ, इन्होंने अगवा कर लिया निकोलस मडूरो को, जो सदर थे, और उनकी वाइफ को। तो जाहिर है पूरा वेनेजुएला इस वक्त गालियां दे रहे हैं अमेरिका को। तो वो तो नेचुरल सी चीज़ है अगर कोई इस तरह की जारियत होती है। लेकिन जो एक ख़ास चीज़ मुझे नज़र आई वेनेजुएला में, जो उनकी गवर्नमेंट यानी सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी दीवारों के ऊपर उन्होंने म्यूरल्स, वहां पे बहुत ज्यादा कल्चर है लातीनी अमेरिका में पेंटिंग्स बनाने का, म्यूरल्स बनाने का दीवारों के ऊपर। और उन्होंने अपने हीरोज की भी बनाई हुई है, वो सिमोन बोलीवार हैं, चे गवारा हैं, फिडेल कास्ट्रो हैं, ह्यूगो चावेज हैं, मडूरो की बहुत बनी हुई है। लेकिन और किन किन लोगों की बनी हुई है? जनरल कासिम सुलेमानी की बनी हुई, हसन नसरुल्लाह की बनी हुई, मेरे वहां होते हुए अली खामनाए
की म्यूरल्स बन रही थी। अब उन्होंने, हमारे दोस्त उधर ने अली लारेजानी की बना रहे, या सिनवार की बनी हुई, वहां पे इस्माइल हनिया की बनी हुई। यानी जो रेजिस्टेंस फलस्तीन में हो रही है, जो रेजिस्टेंस ईरान में हो रही है, जो लेबनान में हो रही है, वेनेजुएलन्स उसको इस तरह से देख रहे हैं जैसे वो खुद मज़ाहमत कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कर नहीं सके। उसकी वजह ये थी कि वहां पे पूरी तारीख है मोनरो डॉक्ट्रिन की कि अमेरिका ने किसी लातिनी अमेरिका के मुल्क की फौज बनने ही नहीं दी। लेकिन उनके दिलों में जो नफरत है अमेरिकी साम्राज्य के लिए, जिसका इजहार वो सिर्फ मुजाहिरों में कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, एक खातून थी, एक कॉम्यून सिस्टम उन्होंने बनाया होता है, पूरे कॉम्यून्स होते हैं जिसमें बड़ी वर्किंग क्लास औरतें जो एक ज़माने में घरों में काम करती थी, अब वो वहाँ पे लीडर्स हैं। तो एक उसी तरह की खातून थी जो कहती है कि मुझे ऐसा लगा जिस दिन अली खामेनाई को शहीद किया गया जैसे मेरे वालिद को किसी ने शहीद कर दिया। ये वेनेजुएला की औरत जी है। जी, मैं तो ये कहती है कि मेरे एक रील देख रहा था कि जिसमें नेल्सन मंडेला जो थे वो अली आयतुल्ला खामेनाई से मिल रहे थे और वो उनको सर का खिताब दे रहे थे, जो कि हमारे यहाँ एक टीचर और उसको कहते हैं, और बड़ा मतलब बहुत ज़बरदस्त, वो मैं तो देख के मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। एक और चीज़ वो मिलते साथ ही जी 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 तो नेल्सन मंडेला ने तो मिलते साथ ही कहा था माय लीडर, या माई लीडर। तो माय लीडर। सो आप ये देखें कि अभी एक जुल्म ये इंपीरियल पावर क्यूबा में भी कर रही है, उनकी एनर्जी सप्लाईज कट कर दी हैं, वहाँ पे लोग वेंटिलेटर्स पे मरीज़ जो सिविलियंस हैं वो मर गए। मतलब आप इमेजिन करें कि जो हरकतें इसराइल ने की कि डिप्लोमेट्स को इस्माइल हानिया को जिस तरह शहीद किया गया ईरान के अंदर, आप इमेजिन करें कि कोई इजरायली डिप्लोमेट को किसी यूरोपियन कंट्री में ईरान ने मार दिया होता तो क्या होना था। सिमिलरली इमेजिन करें, या सो जस्ट इमेजिन, क्योंकि मैं तो उस रूल बेस्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ ना जिसका फसाद यूनाइटेड नेशंस ने क्रिएट किया था। मतलब आप किसी यूरोपियन, या खैर अमेरिका तो बहुत बड़ा, किसी यूरोपियन कंट्री के प्रेसिडेंट को अगवा कर ले कोई ग्लोबल साउथ का मुल्क, छोटे मुल्क छोड़े चाइना ही कर ले ऐसा, ठीक है, तो आप इमेजिन करें कि वेस्ट का रिएक्शन किस किस्म का होगा। बिल्कुल। और आपने अभी जो बात की ना क्यूबा की, मुझे बड़ी खुशी है आपने उसका जिक्र किया। क्यूबा में एक दफ़ा गया हुआ हूँ, और क्यूबा में इस वक्त जो मुहासरा है, नवंबर से उन्होंने मुहासरा किया हुआ है कि तेल नहीं आने दे रहे। तो क्यूबा वो मुल्क है, याद रखें कि फिडेल कास्ट्रो ने जब 2005 में यहाँ पे जल्जला आया था पाकिस्तान के अंदर कश्मीर में, तो उसने 2000 से ज्यादा मेडिकल वर्कर्स बशमूल डॉक्टर्स भेजे थे। हालांकि एम्बेसी भी नहीं थी क्यूबन पाकिस्तान में, वो मुफ्त आके उन्होंने काम किया इधर, और 6 माह रहे, 10 लाख पेशेंट्स को उन्होंने देखा। ये था फिडेल कास्ट्रो, ये है क्यूबा जो सारी दुनिया में लोगों को मदद करता है। आज अमेरिकी मुहासरे की वजह से वहां तेल खत्म है और अस्पताल जो है तबाह हो रहे हैं। एक अस्पताल हमारा में ऐसा है जहां पे वेंटिलेटर पे तमाम मरीज जो है वो जहां बाग हो गए हैं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये नस्ल कुशी है, ये क्यूबा की भी नस्ल कुशी हो रही है, ये गजा में भी नस्ल कुशी हो रही है, लेबनान पूरा जो जनूबी लेबनान है उसको खाली किया जा रहा है, वो भी नस्ल कुशी हो रही है, तेहरान पे कारपेट बॉम्बिंग हो रही है। दिस सिस्टम इज अ जेनोसाइडल सिस्टम नाउ। ये नस्ल कुशी के अलावा कुछ ऑफर नहीं कर रहा, और इसी वजह से जो ग्लोबल साउथ है वो अब उनको नजर आ रहा है कि हमारा तो कोई स्टेक की इसमें नहीं है, ये तो हमें फ्यूचरी जो ऑफर कर रहे हैं वो एक ह्यूमिलिएशन का है, एक्सप्लॉयटेशन का है, नस्ल कुशी का है। तो इसी वजह से सब लोग जो इस वक्त तो आपको ईरान की सपोर्ट नजर आ रही है, उसकी बुनियादी वजह ये है, बहुत से लोगों को समझ भी नहीं है ईरान की तारीख की, या जिस तरह भी जॉन हुसैन बड़े तफसील से बता रहे थे कि फलसफा क्या है, लोगों को ये नहीं पता। लेकिन लोगों के जिस्मों के अंदर, उनके जज्बात के अंदर उनको मालूम है कि इस्तेमार ने उनके साथ क्या किया है, साम्राज्य ने उनके साथ क्या किया। और जब वो किसी को देखते हैं कि कोई लड़ रहा है, कोई मजामत कर रहा है, तो वो एक इंट्यूटिवली, एक बिल्कुल उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके जो जज्बात है, उनकी जो रूह है, वो उन्हें कहती है कि ये ठीक कर रहे हैं और हमें इन्हीं के साथ होना चाहिए, ये हक पे हैं। तो इसमें पूरी दुनिया ईरान की, मैं कल सऊदी किसी एक बड़े डिप्लोमेट से बात कर रहा था और कहता तमाम हमारे जो नौजवान हैं, हमें मालूम है हम इस जंग में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि तमाम सऊदी नौजवान जो हैं उनका दिल इस वक्त तेहरान के साथ धड़क रहा है। तो ये चेकमेट हो चुका है सामने। जी जी, थैंक यू वेरी मच अमार फॉर जॉइनिंग। नाज़रीन, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये दुनिया की पावर इक्वेशन कर रहा है, ये दुनिया के ग्लोबल इकनॉमिक ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है। हम दुआ करते हैं कि ये सीज़ फायर जल्द अज जल्द हो जाए और ये डिसरप्शन जो है ये कोई बड़े कॉन्फ्लिक्ट में ना तब्दील हो। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।